आज से 6 महीने पहले मैंने YouTube पर डाली मेरी पहली वीडियो और वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ब्लेंडर में आने के बाद हम हमारे आईफोन के मॉडल को इंपोर्ट करेंगे जो कि OBJ फॉर्मेट में। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर फाइल में और इंपोर्ट करूँगा और जाऊँगा यहाँ पर OBJ फाइल में, और जहाँ पर हमने आईफोन का मॉडल को रखा हुआ है वहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे आईफोन का मॉडल आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा आईफोन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, और M दबा के एक कलेक्शन बना लेता हूँ आईफोन का और उसमें इसे डाल देता हूँ, ताकि बाद में कुछ दिक्कत आए तो हम आईफोन के कलेक्शन के अंदर जाके उसे ठीक कर पाएँ। तो इसके बाद मैं Shift+A से यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ और S से मैं स्केल अप कर लूँगा उसे, और ये हमारा बेस हो जाएगा। और इसके बाद मैं Shift+A से यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कैमरा सिलेक्टेड है, लेकिन कैमरा का जो एंगल है वो काफ़ी गलत जगह पे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा पहले स्क्रीन पे जहाँ पर हमको कैमरा चाहिए। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ जाना आपको। तो इस एंगल पे चाह रहा हूँ मैं कैमरा। तो इसके बाद मैं दबाऊँगा Alt Control और नमपैड में 0। तो जहाँ पर आपकी स्क्रीन का व्यू होगा आपका कैमरा डायरेक्टली वहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके बाद मैं जाता हूँ आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर रिजोल्यूशन को मैं 2100 और यहाँ पर 2700 कर देता हूँ। और इसके बाद जो हमारा बेस है मैं थोड़ा इसको और इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारा एंगल है जो कैमरा का। तो इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर रेंडर इंजन को मैं साइकिल्स कर दूँगा और डिवाइस को GPU कंप्यूट, ताकि बढ़िया से रेंडर हो पाए फास्ट हमारा GPU को यूज़ करके। और यहाँ पर 200 कर देता हूँ और रेंडर में भी मैं 200 ही कर देता हूँ। और इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ से रेंडर। तो रेंडर करने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, मतलब कि कोई HDRI अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जाना है आपको वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर कलर पे, और यहाँ पर जाना है एनवायरनमेंट टेक्सचर और यहाँ पर ओपन करना है और वो वाला HDRI आपको लगा देना है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में उसे डाउनलोड कर लेना। तो HDRI यहाँ पर आ गया है, तो आपको लाइट वगैरह दिख रही है। इसके बाद आपको दिख रहा है कि जो हमारा प्लेन है और फ़ोन के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं थोड़ा प्लेन को सिलेक्ट करके G देन Z, तो ये Z डायरेक्शन में ऊपर हो जाएगा। तो प्लेन को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी बिल्कुल बढ़िया से हो गया है हमारा प्लेन, और मैं 0 दबा के कैमरा के एंगल पे चले जाता हूँ। और इसके बाद मैं करूँगा बेस को सिलेक्ट और यहाँ पर मैं N दबाऊँगा और यहाँ पर ब्लेंडर किट का यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर जाऊँगा मटेरियल्स में और यहाँ पर मार्बल सर्च कर लूँगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मार्बल के टेक्सचर्स आ जाएंगे। तो ये वाला टेक्सचर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मार्बल का टेक्सचर था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो इसके बाद आपको दिख रहा है कि जो मार्बल का टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मुझे थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये प्लस का आइकन आ जाएगा, यहाँ से दूसरा व्यू पोर्ट खोल लूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं जाऊँगा शेडर में, और शेडर में आने के बाद यहाँ पर आपका बेस सिलेक्ट है। तो यहाँ पर जो मार्बल का टेक्सचर है उसकी नोड वगैरह दिख जाएगी। तो यहाँ से जो इसकी ये वाली नोड्स हैं मैं इनको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर जो मार्बल 7 है इस पर जाके Ctrl T दबा देता हूँ और ये नोड खुल जाएगी। अगर ये नोड नहीं खुलती है आपकी तो आपको जाना है प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर एड ऑन्स में जाके आपको सर्च करना है नोड व्रैंगलर, और इसको अनेबल कर लेना है आपको। और अनेबल करने के बाद आप यहाँ पर Ctrl T दबाओगे तो ये आपकी नोड दिख जाएगी। और इसके बाद जो ये नोड है वेक्टर की, हम इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर X की स्केलिंग में 5 कर देता हूँ और Y की स्केलिंग 5 कर देता हूँ। तो अब जो हमारा मार्बल का टेक्सचर है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में, और वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में आके सेम वैसे ही हम HDRI को सिलेक्ट करके Ctrl T दबा के इसकी नोड को ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर जो रोटेशन है Z, तो ताकि हमें लाइट वगैरह यहाँ से चाहिए तो मैं यहाँ पर ले आऊँगा इसकी लाइट को। तो यहाँ पर आ गई। इसके बाद मैं करूँगा कैमरा को सिलेक्ट और N दबाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा व्यू में और कैमरा टू व्यू को अनेबल करके थोड़ा सा मैं माउस के मिडल बटन को होल्ड करके मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा और थोड़ा जूम इन कर लूँगा। तो यहाँ पर जूम इन भी हो गया और नीचे की तरफ भी हो गया है। तो यहाँ पर सही है। और कैमरा टू व्यू को डिसेबल कर देना है, वरना अगर आप माउस के मिडल बटन को होल्ड करके मूव करोगे तो आपका कैमरा उसके साथ ही मूव होता रहेगा। तो यहाँ से हमने इसको डिसेबल कर दिया है और N से मैं इसको बंद कर देता हूँ। और इसके बाद रहती है हमारी स्क्रीन। तो स्क्रीन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर आपको ये वाली नोड लगी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई टेक्सचर्स अप्लाई नहीं है अभी। तो प्रिंसिपल BSDF की नोड को सिलेक्ट करूँगा और Ctrl T से मैं ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पर इमेज टेक्सचर की नोड ओपन हो जाएगी और यहाँ से करूँगा ओपन
और जाऊँगा एसेट्स में, और जो हमारी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट पड़ा है हमारे पास पीएनजी का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई करने के बाद आपको दिख रहा है कि जो इसकी यूवी मैपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है, मतलब कि जो इमेज लगाई है हमने वो स्ट्रेच है काफ़ी ज़्यादा। तो स्क्रीन को सिलेक्टेड रहने देना है, और इसके बाद जाना आपको यूवी एडिटिंग में, और यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा है कि जो स्क्रीन की मैशेज हैं वो काफ़ी गलत तरीके से लग रखी हैं, स्क्रीनशॉट से फिट नहीं हो रही। तो आपको दबाना है ए, तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और एस तो स्केल अप कर देना है इसे, और एस देन एक्स तो ये एक्स डायरेक्शन में स्केल अप हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल फिट कर देना है इसके। तो यहाँ पर हो गया ये, और मैं दोबारा से जाऊँगा लेआउट में, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हमारी स्क्रीन थी वो फिट होगी अब। और इसके बाद मैं स्पेकुलर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँगा, और रफनेस की वैल्यू को 0 कर दूँगा यहाँ पर, और जो अल्फ़ा की वैल्यू इसको भी थोड़ा डिक्रीज़ कर दूँगा, ताकि जो अल्फ़ा का मतलब होता है कि जो हमारी स्क्रीन है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप इसे डिक्रीज़ करोगे। तो मैं 0 करके दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया ये। तो इसकी वैल्यू को हम थोड़ा इतना रख लेते हैं, और यहाँ से इनको बंद करके देख लेता हूँ एक बार। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारा सीन। तो मैं कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एन दबाऊँगा, और यहाँ पर जाऊँगा व्यू में, कैमरा टी व्यू को अनेबल कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा मैं ऊपर की साइड ले आता हूँ क्योंकि ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन है वो आ रही थी, हमारे फ़ोन की स्क्रीन दिख नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर कैमरा टी व्यू को मैं डिसेबल कर लेता हूँ। इसके बाद हम चाह रहे हैं जो हमारी फ़ोन है उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, तो मैं फ़ोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी नोड आ जाएगी, और यहाँ पर बेस कलर है मैं इसको वाइट कर लेता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वाइट हो इसका कलर। और जो इसकी मेटेलिक की वैल्यू है मैं इसको थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो इतना सही है। और इसके बाद जो इसके जॉइंट्स वगैरह हैं आईफोन के, मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर इसके कलर को मैं ब्लैक कर दूँगा, और मेटेलिक को भी डिक्रीज़ कर दूँगा थोड़ा, और यहाँ से ऑफ़ करके मैं एक बार देख लेता हूँ। तो हमारा आईफोन अब काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर रेंडर से बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर रैंडम कर दूँगा ताकि सारी चीज़ों का कलर अलग अलग दिखे और हम अच्छे से काम कर पाएँ। तो इसके बाद हमें यहाँ पर रेंज वगैरह ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट+A से यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करूँगा, और 7 से टॉप व्यू में जाऊँगा, एस देन वाई, तो इसे वाई डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ, एस देन एक्स तो एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं कैमरा के व्यू पे जाऊँगा नंपैड में 0 दबा के, और जो हमारा प्लेन है इसको मैं बाहर ले आऊँगा कैमरा से, तो यहाँ पर सही लग रहा है। और इसके बाद जाऊँगा यहाँ पर और पार्टिकल सिस्टम में यहाँ पर प्लस दबा के अप्लाई कर दूँगा, और इसके बाद फ्रेम स्टार्ट मैं यहाँ पर 100 कर दूँगा, और एंड फ्रेम 200, क्योंकि 200 तो यहाँ पर भी 200 ही कर देता हूँ क्योंकि 200 हमें फाइनल आउटपुट चाहिए हमारा 200 फ्रेम का, तो इसलिए मैं 200 कर रहा हूँ दोनों जगह पर। और यहाँ पर रेंडर में, और रेंडर में आके यहाँ पर कर दूँगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम अभी अपनी रेन क्रिएट करेंगे, तो शिफ्ट+A से यहाँ पर आपको एक यूवी स्फीयर क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पर ले आता हूँ मैं उसको, और टैब दबा के एडिटिंग मोड में चले जाना है, और यहाँ पर जो ये सर्कल सा दिख रहा है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, इसको अनेबल कर देना है। इसके बाद टॉप पे जो इसका मैश है, टॉप पे जो इसकी मैश है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और जी देन जी, तो आपको दिख जाएगी अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग हो रही है हमारी, क्योंकि अगर मैं इसको अनेबल नहीं करता तो कोई अकेली मैश वो स्ट्रेच हो जाती। तो अब ये आपको दिख रहा है जी देन जी, तो टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा। तो अब आपको दिख रहा है कि जो हमारा स्फीयर था थोड़ा बहुत रेन की ड्रॉप जैसा लग रहा है, तो राइट क्लिक करके मैं शेड स्मूथ कर दूँगा, और इसके बाद प्लेन को सिलेक्ट करूँगा जिसमें पार्टिकल सिस्टम अप्लाइड है, और यहाँ पर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और मैं इसको यहाँ पर बाहर ले जाता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आऊँगा, और जो स्केलिंग वगैरह ये इनकी छोटी कर दूँगा बिल्कुल। तो अब प्ले करके देख सकते हो। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो पार्टिकल सिस्टम अप्लाई है जिस प्लेन पे उसको सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर आऊँगा फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में और डायनेमिक पेंट अप्लाई कर दूँगा, और यहाँ पर इसको ब्रश सिलेक्ट कर लूँगा, ऐड ब्रश, और यहाँ पर मैश वॉल्यूम की जगह पार्टिकल सिस्टम, और यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम है पार्टिकल सिस्टम, और स्क्रीन को सिलेक्ट करूँगा और डायनेमिक पेंट अप्लाई करूँगा, और टाइप को कैनवस ही रहने देना, और ऐड कैनवस, और यहाँ पर पेंट की जगह वेव्स कर दूँगा, और यहाँ पर स्केल इन्फ्लुएंस की वैल्यू को मैं थोड़ा कम कर दूँगा, और यहाँ पर मैं प्ले करके देख लेता हूँ एक बार। तो वेव है थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, तो स्क्रीन सिलेक्टेड है, और टैब दबा के एडिट मोड में आ जाऊँगा, और राइट क्लिक से सब डिवाइड कर दूँगा 2 बार, तो अब काफ़ी अच्छे से रेन बनेंगी थोड़ी। तो यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो। इसके बाद जो टाइम स्केल की वैल्यू मैं इसको थोड़ा डिक्रीज़ कर दूँगा, और स्पीड है इसको भी डिक्रीज़ कर दूँगा, और 1 फ्रेम पे आके प्ले करके देख लेता हूँ। और इसके बाद स्प्रिंग है इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देख सकते हो कि कैसा आउटपुट आएगा।
और यहाँ पर देख लेता हूँ, और यहाँ पर रेडियस है मैं इसको डिक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा। तो अब जो आउटपुट आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। रेडियस को थोड़ा और कम करके देख लेते हैं, तो अब काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और स्केल इन्फ्लुएंस की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और कैमरा की भी पा जाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया आउटपुट आ रहा है निकल के। तो इसके बाद पार्टिकल सिस्टम के प्लेन को मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर जाऊँगा मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर इंस्टेंसिंग, और यहाँ पर जो शो इंस्टेंसर है व्यूपोर्ट और रेंडर में बंद कर दूँगा, ताकि जो हमारा प्लेन है ये विजिबल ना हो कहीं पर भी, ना तो व्यूपोर्ट और ना ही रेंडर में। और इसके बाद प्ले करके देख लेता हूँ, तो काफ़ी बढ़िया आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। तो रेंडर होने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है जो रेंज वगैरह अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पर एक क्लाउड क्रिएट करेंगे हम, जिससे ऐसा लगेगा कि जो रेंज वगैरह है वो क्लाउड में से निकल रही हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इनको इनेबल कर देता हूँ एक बार, और शिफ्ट+A से यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ, और क्यूब के साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर ले आता हूँ, और ब्लेंडर किट का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मटेरियल्स में जाऊँगा, और यहाँ पर सर्च करूँगा क्लाउड्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्लाउड्स आ गए, तो ये वाला जो क्लाउड है इस पर क्लिक कर दूँगा, ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर जाऊँगा मैं टेक्सचर्स में, और यहाँ पर जिसका कलर है इसको मैं वाइट कर दूँगा, तो ये वाइट हो गया है। इसके बाद मैं थोड़ा इसको इंक्रीज़ कर दूँगा इसका साइज़, और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ये रोटेट है इस साइड, तो एक्स डायरेक्शन में होगा RX 90, तो ये 90 डिग्री पे एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। और मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है। तो इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर जो लाइट्स वगैरह वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो स्क्रीन है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ से प्लस के आइकन पे ये दूसरा व्यू पोर्ट खोलूँगा, और यहाँ पर जाऊँगा शेडर, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और एन से इसको बंद कर देता हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में जाने के बाद यहाँ पर जो जी डायरेक्शन है लाइट का, इसको हम थोड़ा उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लग रही है, तो स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ से। और इसके बाद मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर जो इसकी अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है इसको डिक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है अब, तो थोड़ी वैल्यू मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, और तो इतनी जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके बाद मैं वर्ल्ड में जाऊँगा दोबारा, और यहाँ से जो रोटेशन वगैरह है इसकी थोड़ी और एक्सपेरिमेंट करेंगे हम अभी। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारा आउटपुट, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं रेंडर से बाहर आ जाता हूँ, और जो हमारा क्लाउड है इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। तो इसके बाद हमें यहाँ पर डक्स वगैरह ऐड करनी है। तो डक्स के लिए मैं यहाँ पर स्केचफैब से मैंने ये वाली डक डाउनलोड करी है, जिसको मैंने करा था GLTF फॉर्मेट में। तो आप भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको हम GLTF फॉर्मेट में भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं GLTF फॉर्मेट में इसको, तो यहाँ पर हमारी डक इंपोर्ट होगी, तो इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। और इसके बाद हमें इसे रोटेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ताकि जो ये स्मूथली रोटेट हो पाए, तो उसके लिए यहाँ पर शिफ्ट+A से एक आपको जाना है यहाँ पर कर्व में, और यहाँ पर नर्व सर्कल क्रिएट करना है। और इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ, और जी डायरेक्शन में इसको ऊपर ले आता हूँ। तो स्केलिंग इसकी ज़्यादा होगी, तो मैं स्केल इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ इसकी स्केलिंग को। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा सर्कल। और इसके बाद आपको डक को सिलेक्ट करना है, और जाना है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स में, और यहाँ पर जाना है फॉलो पाथ कर देना है, और फॉलो कर, और यहाँ पर जो ड्रॉपर टूल है इसको नर्व सर्कल पे ड्रॉप कर देना है। और इसके बाद जो ऑफसेट की वैल्यू को आप यहाँ से की फ्रेम्स लगाओगे, तो ये इसके साथ रोटेट होएगा। तो यहाँ पर 0 रहने देता हूँ, और इसके बाद शिफ्ट+D से एक और क्रिएट कर देता हूँ, और इसको, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर 1 कर, सॉरी यहाँ पर कर देता हूँ मैं 50 कर देता हूँ, ताकि ये जो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आ जाए। यहाँ पर टॉप व्यू पे आ जाता हूँ 7 से, और यहाँ पे छोटा कर देता हूँ इसको, ताकि इसी सर्कल में ये घूमती रहें जो डक्स है हमारी। और यहाँ पर इसके सर्कल को मैं नीचे ले जाता हूँ, और ये जो हमारी पहली वाली डक है इसको मैं 1 फ्रेम पे आऊँगा, और यहाँ पर की फ्रेम लगा देता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ पर और इंसर्ट की फ्रेम, और मैं आऊँगा फिर इसके बाद मैं आऊँगा 100 फ्रेम पे, और 100 फ्रेम पे आके मैं यहाँ पर +100 कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम, और इसके बाद इस पे, तो यहाँ पर
100 और यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ और इसके बाद प्ले करके देख लो तो यहाँ पर जो हमारी डक्स हैं वो रोटेट कर रही हैं। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, सॉरी तो यहाँ पर मैं इसको 200 फ्रेम पे ले जाता हूँ इसके की फ्रेम को, और जो इस दूसरी वाली डक का की फ्रेम है इसको भी, सॉरी ये वाला की फ्रेम जाना चाहिए खाली, तो इसको भी मैं 200 फ्रेम पे ले आता हूँ। तो यहाँ पर दोनों के जो की फ्रेम थे वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो जो हमारी डक्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे से मूव कर रही हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ए से सिलेक्ट ऑल, ये की फ्रेम हो जाएंगे। इसके बाद टी और यहाँ पे लीनियर कर देना है और सेम इसी डक पे दोनों की फ्रेम्स को ए से सिलेक्ट करके टी दबा के लीनियर कर देना है ताकि ये बिल्कुल सेम स्पीड में मूव करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो डक्स है वो मूव कर रही है। तो ये जो हमारी डक है ये वाली इस मतलब दोनों पे अप्लाई करना है, तो पहले हम इस वाली डक पे अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा अपने फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में, डायनेमिक पेंट, और यहाँ पर कर दूँगा ब्रश और ऐड ब्रश। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डन होगी और इस पे जाऊँगा और यहाँ पर डायनेमिक पेंट और यहाँ पे ब्रश और ऐड ब्रश कर दूँगा और फर्स्ट फ्रेम से आप प्ले करके देख सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारी डक थी और जो स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं आपस में काफ़ी बढ़िया से। तो इसके बाद आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जब भी हम फिज़िक्स वगैरह लगाते हैं उसको हमें बेक करना होता है। तो आपको स्क्रीन सिलेक्ट कर लेनी है जिसके ऊपर हमने फिज़िक्स लगाई है और आपको आना है सबसे नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर कैचे में आकर बेक ऑल डायनेमिक्स कर देना है। तो ये 1 से लेकर 200 फ्रेम तक सारे जो डायनेमिक्स वगैरह उनको बेक कर देगा, जिसकी वजह से रेंडर के टाइम आपके एनिमेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हो और आपके प्ले करने में भी कोई लैग वगैरह नहीं दिखेगा। एक बार बेक हो गया तो आपका सीन, तो सारी चीज़ें परफेक्टली हमारी हो चुकी हैं। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, और आउटपुट में आके यहाँ पर आप रिजोल्यूशन को कम करना चाहो तो कम कर सकते हो ताकि आपका रेंडर थोड़ा फास्ट होए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस फ्रेम में भी इसे रेंडर कर लूँगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट आपका सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपको डेस्टिनेशन चाहिए, और फाइल फॉर्मेट को आप पीएनजी भी रख सकते हो। तो आप पीएनजी में आपका सीक्वेंस आएगा निकल के, फ़ोटोज़ वो वगैरह जो पीएनजी है, और यहाँ पर आप वीडियो का फॉर्मेट भी रख सकते हो जिससे ब्लेंडर से आपकी सीधी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और उसे आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर कंप्रेशन की वैल्यू को 0 ही रहने देना है ताकि हमारी जो क्वालिटी उसमें कोई भी कंप्रेशन ना हो, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देनी है। तो इसके बाद कंट्रोल F12 दबा देना है तो आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर आपने फाइल की डेस्टिनेशन को सेव करा होगा वहाँ पर आपका रेंडर निकल के आ जाएगा। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि साइड में मैंने ये पॉट्स वगैरह कैसे लगाए, तो सेम उसी तरीके का यूज़ करा है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में यूज़ करा था। तो मैंने बोटैनिक प्लगइन का यूज़ करा है जो कि पेड प्लगइन है, लेकिन आप फ्री में चाहो तो स्केचफैब से पॉट्स वगैरह के मॉडल्स वगैरह डाउनलोड करके डायरेक्टली FBX फॉर्मेट या फिर जो भी फॉर्मेट हो इंपोर्ट करके लगा सकते हो। और रही बात मैंने कैमरा को शेक कैसे करा है, जो कैमरा की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही थी उसके लिए मैंने कैमरा शेकिफाई एड ऑन का यूज़ करा है। तो इस वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कैमरा शेकिफाई एड ऑन का आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे एड ऑन्स बता रखे हैं जो कि फ्री हैं बिल्कुल, तो सारे एड ऑन्स इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम के हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।